ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। तो ये दो तीन आपने जो केस स्टडी पढ़ी, उससे आपको लगा कि आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। और नहीं पढ़ना चाहिए मतलब पढ़ना पड़ेगा, इलाज भी नहीं दूसरा। ओके, हेलो, अरे मैडम रुकिए, बस आप रुकिए, बस अब रुक जाओ यार, ये टेक्नोलॉजी कभी भी साथ छोड़ देगी। आप शांति से प्लीज सुनिए। कल अपन ने एक बात पढ़ी थी, एफिशिएंट यूज ऑफ इकोनॉमिक फंड। इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत क्लिक हुआ होगा, एफिशिएंट यूज, क्योंकि फाइनेंस का यूज तो सभी करेंगे, लेकिन उसका एफिशिएंट यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे डिसाइड होगा? दो वर्ड सीखिए आप। एक तो वर्ड सीखिए आप आर। मैं आज आपको एफएम की आत्मा के बारे में बताता हूं। आर मतलब होता है रिटर्न। आर मतलब क्या होता है? रिटर्न। ठीक है। एक वर्ड होता है के से वैसे इसको डिनोट किया जाता है, वैसे कॉस्ट होता है। क्या होता है? कॉस्ट। और आर मतलब रिटर्न। ठीक है, तो अब आप बताइए, आपकी रिटर्न ज्यादा होनी चाहिए या कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए? एकदम कंफर्म, सोच समझ के जवाब देना, क्योंकि आप जो बताओगे वही कंसेप्ट बन जाएगी। बताओ, रिटर्न आपकी ज्यादा होनी चाहिए। रिटर्न मतलब आपकी कमाई है, इनकम है, आपका प्रॉफिट है। और कॉस्ट मतलब जो आप पे करते हो वो है आपका कॉस्ट, आपकी लागत है, आपका खर्चा है। तो बताइए ज्यादा क्या होना चाहिए? आर ज्यादा होनी चाहिए या के ज्यादा होनी चाहिए? फाइनल आंसर। तो हमेशा याद रखना, ये एफएम की आत्मा है। एफएम के हर चैप्टर के हर क्वेश्चन से एक ही आवाज आएगी कि तुम्हें कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, या इसका एफिशिएंट यूज है या नहीं है। वो एक ही नजरिए से देखा जाएगा। किस नजरिए से? कि मेरी आर है वो मेरी के से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। के मतलब वो लेटिन में सी को के से लिखते हैं, तो के वैसे डिनोटिंग वर्ड है। के मतलब यहां से कॉस्ट ही है। सीना है समझ में? अटका लो, कहीं पर लिखना चाहो तो आर ग्रेटर देन वाला साइन, ये समझ में आता है ग्रेटर देन वाला? तो आर ग्रेटर देन होनी चाहिए आपकी किससे? के से, कॉस्ट से। ठीक है, लिख लो तो कहीं पर, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। तो और वही एफिशिएंट यूज है। वही क्या है? एफिशिएंट यूज है। रिटर्न क्या हो? ज्यादा हो, और कॉस्ट क्या हो? कम हो। ठीक है। दूसरा, कल आप सभी इस बात को मान गए थे कि सर बिजनेस के लिए फंड चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा? चाहिएगा। अब एक वर्ड और सुनो, मैंने आपका जो सब्जेक्ट है उसको दो पार्ट में बांटा है, एफएम को और एसएम को। अब अपन पढ़ रहे हैं एफएम, ध्यान से सुनना बात को। अब मैं एफएम को दो पार्ट में बांटूंगा। एफएम को वो दो पार्ट के नाम होंगे, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, और मैंने कल दिया भी था ये पढ़ने के लिए। कौन पढ़ के आया? आप पढ़ गए, शाबाश, बहुत अच्छे। बताओ क्या पढ़ा? थोड़ा और जोर से। रिटर्न कम आती है, कॉस्ट ज्यादा होती है, या रिटर्न ज्यादा आती है, कॉस्ट कम होती है? चलो एक और से पूछते हैं। और बताइए भाई, आपने क्या पढ़ा? अभी नहीं पढ़ा सर, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है एफएम के अंदर। वैसे भी पढ़ते पढ़ते 8वें सब्जेक्ट पे आता है, तब हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो तो हमारी खत्म हो चुकी थी। और आप पढ़ गए, चलो शाबाश। ये पढ़ना था। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब होता है पैसा इकट्ठा करना। पैसा इकट्ठा करना, कहां कहां से आप पैसे कलेक्ट कर पाते हो, आपको वो रिसोर्सेज देखने होते हैं, वो होता है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। शाबाश। आप बताइए भी, दोनों में यूटिलाइजेशन ऑफ फंड में आपने क्या पढ़ा? पैसा क्या करेंगे अपन? यूज करेंगे। तो एफएम में दो बातें पढ़ेंगे अपन। एक ये पढ़ेंगे कि कौन से रिसोर्सेज से पैसा आ सकता है, और दूसरा ये पढ़ेंगे कि पैसा कहां कहां लग सकता है। ये पूरी एफएम है। अब मैं जब कभी आपसे पूछूं कि बताओ भी बच्चों एफएम को कितने पार्ट में बांटा जाएगा, तो ये नहीं बताओगे कि सर एफएम में और एसएम में 60 मार्क्स और 40 हैं। अपन एफएम पढ़ रहे हैं, तो एफएम को कितने पार्ट में बांटा जाएगा? दो पार्ट में, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड, अरे बोलो यार, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड में आप वो रिसोर्सेज देखोगे कहां कहां से पैसा आएगा, उसमें सब है, अपन भी हैं, घर वाले भी हैं,
नॉन फ्रेंड्स भी है, मार्केट भी है, बैंक भी है, वर्ल्ड बैंक भी है, आईडीबीआई में सब है, वो रिसोर्सेज हैं। फिर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, उनका पैसे का अपन यूज कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि बात ये थी कि हम पैसे को अपने लॉकर में नहीं रखेंगे, बेड में लगा के नहीं रखेंगे, क्या करेंगे अपन, इन्वेस्टमेंट करें। तो वो इन्वेस्टमेंट भी कहां करें वो अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आइए अब लिखो, एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, ये ऐसा कैसा चित्र बना लो, एक्सेप्ट इस आदमी के अलावा, या यही बनाना आता है आपको, आता होगा लड़कियों को तो यही बनाना आता होगा, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ये मत बनाओ। बाकी आप लिखो एज ए फाइनेंशियल मैनेजर डिसीजन लिखो, या एज ए फाइनेंशियल, या लिख लो एक एफएम के डिसीजन है, एफएम के क्या है डिसीजन, एफएम मतलब फाइनेंशियल मैनेजर के डिसीजन है। सबसे ज्यादा एमसीक्यूज में से क्वेश्चन इसमें से पक्का पूछा जाता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। सभी को दिखाई दे रहा है, हाँ बनाना है डिट्टो ऐसा वैसा ही। हेलो भाई ऑनलाइन वाले विद्यार्थियों, आप भी बनाइए भाई। यस सर। यस सर, ओके। आकाश, अर्जुन, हर्षित और खुशी बनाइए भैया आप। एज ए फाइनेंशियल मैनेजर आपको डिसीजन लेने होते हैं, 3 डिसीजन लेने होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंस डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन सभी के पार्ट लिख लिए आपने। सर आप अटक रहे हो बहुत ज्यादा। सर हाँ, मैं वैसे कईयों की अटक रहा हूँ क्योंकि 8वां लेक्चर है, तो बहुतों के मन में ये चल रहा है कि ये क्यों पढ़ा रहा है ना, इसके कोई काम नहीं है क्या। कईयों की अटक रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, बाकी सबकी अटक रहा हूँ, तब तो बुलाएं भाई उनको। नो सर, नहीं अटक रहा है। नो सर, तब ठीक है ना। वैसे पढ़ाई वैसे भी कौन करना चाहता है, किसी को कोई शौक नहीं है पढ़ाई करने का। लिख लिया अभी। तो बताइए एज ए फाइनेंशियल मैनेजर बताओ कितने डिसीजन, 3। अरे कितने डिसीजन, 3। फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन। बोलो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के कितने पार्ट, कौन कौन से, थोड़ा जोर से बोलो, और कोई नहीं है पूरे फ्लोर पे, कोई नहीं है, बोलो पहला कौन सा, एंड सेकंड वन। और ये सेकंड फाइनेंस डिसीजन में कितने पार्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिविडेंड डिसीजन में कितने पार्ट, पेड और नॉट पेड। तो आपको बताऊं एग्जाम में क्या पूछेगा, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा फॉलोइंग में से कौन सा एक फाइनेंशियल मैनेजर का डिसीजन नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस और डिविडेंड, ये 3 तो है, इसके अलावा चौथा नहीं है। या ऐसे पूछेगा कि बताइए फॉलोइंग में से कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट है या कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का पार्ट नहीं है, कौन सा फाइनेंस का पार्ट है और कौन सा नहीं। ठीक है, अभी जो आपने वर्ड पढ़ा था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, तो सुनिए भाई विद्वानों, ये तो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और ये है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये तो है प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और ये क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, और आपने जो अभी नीचे जो नाम लिखे ना, ये सारे आपके एफएम में चैप्टर हैं, ये सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा कि क्या कौन क्या क्या होता है। हाँ बोलो। हाँ, ये भी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, ये भी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, लेकिन मोस्टली अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड क्या है, तो फाइनेंस डिसीजन प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है, एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है, ये यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, अब चलो मैं आपसे पूछता हूं एक बात। अब सर आपने पढ़ाया प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, परीक्षा में उसने पूछा सोर्सेज ऑफ फंड एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब मैं तो रट के गया था प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, वहां पे उसने बोला क्या, सोर्सेज ऑफ फंड। तो सर आप जो पढ़ाते हो वो परीक्षा में नहीं आता है। सीन समझ में आया, कंसेप्ट आपको समझनी पड़ेगी। रट के जाओगे न, तो जो आप वर्ड रट के जाओगे वो वर्ड एग्जाम में नहीं लिखे हुए मिलेंगे आपको, फिर आप आगे कहोगे सर आप जो पढ़ाते हो परीक्षा में बिल्कुल भी नहीं आता है। अब आपने पढ़ाया था क्या, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, सीन समझ में आ रहा है, और वहां पे क्या लिखा हुआ था, सोर्सेज ऑफ फंड। अब ऐसे देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। आपने पढ़ाया यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, वहां पे लिखा विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फंड,
या वहां पे लिखा हुआ था यूसेज ऑफ फंड। सर ये तो हम पढ़ के नहीं आए थे। ठीक समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पहले पढ़ते हैं फाइनेंस डिसीजन। लिख लिया आप सभी ने? अब सुनते देखो एक एक करके। फाइनेंस डिसीजन में सबसे पहले अपन ये पढ़ेंगे कि सर पैसा कहां से आएगा, क्योंकि आपने ही कहा सर बिजनेस चालू करना है तो जरूरत किसकी पड़ेगी? फाइनेंस की पड़ेगी। पर कंफर्म पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पर तो मना कर दो कि सर कोई फाइनेंस की जरूरत हमारे यहां तो नहीं पड़ेगी। बोलो भाई ऑनलाइन वालों, इनको जरूरत नहीं है, ये तो घर पे आराम से खाना वाना खा के सो रहे हैं, तो इनको तो कोई जरूरत नहीं है फाइनेंस की। अपने को जरूरत पड़ सकती है। कहां से आएगा? तो सोर्सेज क्या है? या तो खुद के पैसे लगाओ या किसके लगाओ? लोगों के। और कल आपके सामने जब क्वेश्चन रखा गया था तो आपने सब कहा था कि सर हम तो पैसा किसका लगाएंगे? खुद का लगाएंगे, बाजार से हम लोन लेना पसंद नहीं करेंगे, ये था। अभी भी आप इसी बात पे टिके हुए हो? चलो ऐसा मान लेते हैं कि अभी तक टिके हो, क्योंकि आपको जब तक पूरी बातें नहीं पता होगी तो आप डिसीजन कैसे ले पाओगे। चलो अभी तक आपकी यही मानते हैं, ठीक है। अब सुनना एक बात कि अब जितने भी फाइनेंस के रेज करो, चाहे खुद के लगाओ, चाहे पापा से मांग के लगाओ, चाहे फ्रेंड से लेके लगाओ, और चाहे बैंक से लोन लेके लगाओ, एफएम की लैंग्वेज में हर फाइनेंस की अपनी कॉस्ट होती है। हर फाइनेंस की अपनी क्या होती है? कॉस्ट होती है। ऐसा कोई फंड नहीं है जिसकी कॉस्ट नहीं। मतलब हर फाइनेंस के पीछे आपको कुछ ना कुछ पे करना ही होता है। जो पे करना होता है वो कॉस्ट है। सिंपल लैंग्वेज बता दो, लोन लिया है तो लोन पे क्या चुकाओगे? ब्याज। तो वो उसकी क्या है? कॉस्ट। सीन समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ये रह जाता है, सर मेरा पैसा है, उस पे कौन सी कॉस्ट आई? रिटर्न, प्रॉफिट। थोड़ा जोर से बोलो। प्रॉफिट। जैसे मान लीजिए आपने अपने पापा से लोन लिया था, तो पापा कहते कि बाप बेटे का भी हिसाब होना चाहिए, तो पापा भी मेरे से क्या मांगते हैं? ब्याज मांगते हैं। तो पापा को तो मैंने ब्याज चुका दिया, लेकिन मेरी पॉकेट मनी थी यार, वो मैंने बिजनेस में लगाई है, उसकी कॉस्ट पूछ रहा हूं। रिटर्न तो कमाओगे, सभी कमाओगे, उसकी कॉस्ट क्या है? उसके ऊपर आपने क्या पे करा? हाँ थोड़ा सा और बढ़वा के सही बात कर रहे हो आप। सही कह रहे हो बात। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिमाग लगाओ कि मैं ये पैसा बिजनेस में न लगा के मैं भी किसी को उधार दे सकती थी, और मुझे भी पापा की तरह क्या मिल सकता था? ब्याज। लेकिन मेरा दिमाग फिरा और मैंने इसे किस में लगाया? बिजनेस में लगाया। तो मतलब इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? जो मैं ब्याज मिलता उसकी क्या हुई? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसका मतलब आप दिमाग से बात निकाल देना कि किसी भी फाइनेंस की कॉस्ट नहीं होती है, सब फाइनेंस की कॉस्ट होती है। चाहे वो पैसा खुद का हो, चाहे पापा से लिया हो, चाहे फ्रेंड से लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, सबकी अपनी क्या होती है? कॉस्ट होती है। तो आप सबसे पहले तो रिसोर्सेज तलाशोगे। जैसे आप लोग नहीं तलाशते कि आपको कहीं मूवी जाना होता है तो आप सोचते हो कि खुद के पास तो पैसे है नहीं, तो अपने पास रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो बड़ा भैया है, बड़ी बहन, वो रिसोर्सेज एक तो एक पापा मम्मी में से एक है जिनसे अपनी बनती है वो है, और कोई ले देगा कोई एक दो फ्रेंड है, तो वो अपने लिए फाइनेंस के क्या है? रिसोर्स। ठीक है, फिर आप किसकी तरफ जाना चाहोगे? जिससे पैसा इजीली मिल जाए या जिसके साथ ज्यादा गिड़गिड़ाना पड़े? जैसे मम्मी है, पूरे दिन उसके चक्कर काटने पड़ेंगे, उसके काम करने पड़ेंगे, तब जाके वो देगी तो देगी, नहीं देगी तो नहीं देगी। पापा से बॉन्डिंग बढ़िया है, फोन करते ही वो कार्ड दे देंगे, जा बेटा निकाल लिया। तो आप किसकी तरफ जाना चाहोगे? जहां पर एफर्ट क्या लगाने पड़े? कम लगाने पड़े। लेकिन अब यहां पर अपन बात करते हैं रुपीज के अकॉर्डिंग, तो आप कौन से फाइनेंस के रिसोर्स की तरफ जाना चाहोगे जिस पर ब्याज ज्यादा देना पड़े या कम देना पड़े? तो अभी अपन पीछे पड़ गया है आत्मा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होनी चाहिए? कम ही होनी चाहिए। या ये थोड़ी चाहोगे कि ठीक है बस तू पैसा दे, ब्याज की चिंता मत कर, तू चाहे उतना ब्याज दे देंगे। अगर आप उसे ऐसा बोल के आ रहे हो तो आप एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर नहीं हो। अगर आप उसे ऐसा बोल के आ रहे हो कि तू बस रुपए दे दे यार, ब्याज तू जो चाहेगा वो मैं तेरे को दे दूंगा, तो बाबू तू जितना कमाएगा उतना ब्याज ले लेगा वो, फिर तो बिजनेस क्यों कर रहा है? क्योंकि अपन पढ़ तो इसीलिए रहे ना कि मेरी आर है वो मेरी के से क्या होनी चाहिए?
ज्यादा होनी चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप क्या करोगे, ऐसे लोन लोगे जिन पर ब्याज क्या है या इंटरेस्ट आए या कॉस्ट क्या है कम से कम। अब देखो मैं थोड़ी आपको एफएम की लैंग्वेज में बताता हूं, शायद आपको समझ में। हेलो भैया, आपको दिख तो रहा है ऑनलाइन वाले? ठीक है, ठीक है। पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये गेट लगा दे रहा हूं, अपनी बातें कोई और क्यों सुने, फीस अपन ने पे करी है, कोई और दूसरा इंटरेस्ट क्यों ले। कि आपने किसी एम्प्लॉय को अपने यहां पर रखा, ठीक है, आप जवाब दोगे तभी माहौल बनेगा। आपने किसी एम्प्लॉय को अपने यहां पर रखा और 10,000 रुपए उसकी पगार फिक्स हुई कि साहब आप आज के बाद काम करोगे 1 महीने, चलो मान लो 1 महीने काम कराए और 10,000 रुपए उसको आपने पगार दी है, सैलरी दी है। अब आपसे पूछता हूं मैं कि आपके लिए उसकी कॉस्ट कितनी आई। आपने उसे 10,000 रुपए दिए, उसने काम भी करा 10,000 रुपए का, तो आपके ऊपर उसकी कॉस्ट कितनी आई। ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 10,000 से ज्यादा, ऑप्शन सी 10,000 से कम, और ऑप्शन डी कांट से कुछ नहीं कर सकते। 10,000। 10,000 ही आई सर, आपने गिन के दिए 2,000 के 5 नोट, 10,000 ही आई। ये होती है नॉर्मल सोच। थोड़ा और एडवांस बनो, थोड़ा और सोचो इसके बारे में। अगर ऐसा ही क्वेश्चन होता तो मैं आपसे पूछता कम होगी कैसे। हाँ बोलो। हाँ तो उसका आपने पे करा है 10,000 रुपए, 10,000 रुपए पे करा है, तो आपका खर्चा कितना हुआ तो वो पूछ रहा हूं। कमा के तो उसने मान लो चाहे लाख रुपए दिए, कोई बड़ी बात नहीं है। कम कैसे होगा, कोई तो रीजन होगा। ज्यादा होगा सर, ज्यादा कैसे होगा कि हमने सर उसको टिफिन भी खिलाया है, ट्रांसपोर्ट का दिया, वो सब चीज छोड़ दो कि सर उसका किराया भी हम दे रहे हैं तो ज्यादा हो गया। वो अपन ने उसको 10,000 रुपए कैश दिया है, 10,000 कैश दिया है, तो बताइए आपकी कंपनी के लिए खर्चा कितने का, कॉस्ट पूछ रहा हूं, कॉस्ट कितने का हुआ। 10,000 ही हुई, 10,000 से कम हुई, ज्यादा हुई, या सर मैं तो नहीं पता, अपने हिसाब से देख लो। ज्यादा कैसे, लगाओ दिमाग लगाओ, कि जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे उतना समझ आए। गलत होते हैं, सभी के होते हैं। अदर एक्सपेंसेस नहीं है, मैं 10 की ही बात कर रहा हूं। ये नहीं कर रहा हूं कि मैंने उसके किराया भी दिया था, टिफिन दिया था, उसको पार्टी करवाई थी, वो सब छोड़ दीजिए। जो गाड़ी का किराया दिया था ना वो सब छोड़ दीजिए। कैश जो सैलरी दी उसकी बात हो रही। आप बताइए भी, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, ऑनलाइन वालों को सब कुछ आता है, उनको कुछ ही पूछो, ये हाथों गूगल में डालते हैं, सर को आंसर बताए थे, पूछो भाई। हाँ हाँ ना उसके तो उसने रिटर्न कमा के दिया है ना आपको। सर चलो। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा होगी। ज्यादा होगी कैसे। सर जैसे आपने भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बताया था ना, हाँ हाँ तो अगर हम उस 10,000 को इन्वेस्ट करते तो मतलब ब्याज भाई, मिलता। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो अपन वही तो ले आदमी लेके आ रहे हैं जो काम सस्ते, जो सस्ता लेबर हो, ज्यादा कमा के दे, वही तो लेके आ रहे हैं अपन। और किसी को कोई आइडिया। सुनो एक बात, बेनिफिट्स दे रहे हो, अदर बेनिफिट नहीं दे रहे, याद रखना। अदर बेनिफिट दे रहे हैं क्या? अदर बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, सिर्फ 10,000 कैश की बात हो रही है। सुनो, अब ध्यान से सुनो। बिजनेस में याद रखना कि जब जब भी आपके बिजनेस में एक्सपेंस होगा तो आपको अंदर ही अंदर एक खुशी होगी। खुशी किस बात की होगी? खुशी होगी टैक्स की, टैक्स सेविंग होगी। उस इंसान को 10,000 रुपया दिया तो बताओ तुम्हारा खर्चा बढ़ा या नहीं बढ़ा? है नहीं बढ़ा। अरे बढ़ा ना खर्चा, तो खर्चा बढ़ा तो तुम्हारी टोटल इनकम पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इनकम कम आएगी तो टैक्स भी कम आएगी। तो उस इंसान को सैलरी देना तुम्हारे लिए बेनिफिट रहा कि टैक्स तुम्हारे ऊपर क्या आया? कम आया। टैक्स की नॉर्मल रेट अपन 30% मान लेते हैं। तो पता है क्या सीन हुआ कि किसी इंसान को नौकरी पे रखने पर 10,000 रुपए का अगर खर्चा तुम दिखाते हो, वो तो सेलिंग प्राइस है एक तरीके से, वो तो लोगों को दिखाने के लिए है। तेरे ऊपर कितना खर्चा आया कि साहब 30% तो टैक्स ही बच गया।
तो नेट खर्चा कितना आया? 7,000। अब मैं इस एक बात को कनेक्ट करूंगा दूसरी से, ध्यान देना, ये वाला सीन समझ में आया तुम्हें? अब मैंने कल आपको एक बात कही थी कि विद्वानों, जब भी आपको पैसे की जरूरत हो तो तुम्हें क्या लेना है? क्या लेना है? क्यों? इनकम स्टेटमेंट किसी को याद है? जस्ट इमेजिन P&L अकाउंट, ठीक है, कोई सा भी जैसा आपको ध्यान में है वैसा। उसमें टैक्स नाम आता था, उससे पहले इंटरेस्ट आता था, उसके बाद आता था। मतलब डिबेंचर का ब्याज दिखाओगे, लोन का ब्याज दिखाओगे, तो प्रॉफिट क्या आएगा? कम आएगा। तो टैक्स भी क्या आएगा? तो हमेशा डिबेंचर के ब्याज पर या लोन के ब्याज पर कौन सा बेनिफिट मिलेगा? ये बात लंबे टाइम तक आपको याद रहनी चाहिए। इसीलिए लोन क्या होता है? सस्ता होता है। अब बताऊं लैंग्वेज देखो क्या लिखी हुई आती है, तो मैंने आपको खोल के बताया पूरा। लैंग्वेज ये लिखी हुई आती है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विल बी चीपर, कि सस्ता होता है, इवन अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस रेट आर सेम, कि फाइनेंस के अदर सोर्सेज और डिबेंचर की रेट सेम होने पर भी डिबेंचर सस्ता है। मान लीजिए कि आपको कहे कि 10% डिबेंचर मिल रहा है और 10% ही प्रेफरेंस शेयर मिल रहा है, तो बताओ सस्ता कौन का है? तो भी सस्ता डिबेंचर है, क्योंकि अब याद करो, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कब मिलता था? टैक्स के बाद। तो प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने से टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, जबकि डिबेंचर पे ब्याज देने से आपको क्या मिलने वाला है? टैक्स बेनिफिट। तो मान लीजिए अगर 30% भी अगर मान लीजिए ब्याज की रेट है, तो ये रेट राजा कितनी है? 7 ही है। अब देख लो कौन सा सस्ता है। अब मैं जो कल बात बताई वो समझ में आई? तभी देख लेना, बिजनेसमैन हमेशा क्या पसंद करता है? लोन लेना पसंद करता है, कि लोन लेने से उस पर बेनिफिट क्या मिलेगा? कि टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, तो कॉस्ट क्या आएगी? मिनिमम आएगी। तो अब आपसे एक क्वेश्चन यही बन जाता है कि विच सोर्स इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस? डिबेंचर। डिबेंचर बोल दो तो इसको लोन बोल सकते हो, डिबेंचर बोल दो या क्या बोल दो, इसको लोन बोल दो। तो अब आपको थोड़ा सा क्लिक आया कि जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे? लोन। आ गया? ठीक है। तो ये है आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आप सबका इंडिविजुअली पता करोगे कि भाई इस आदमी से लोन लेते हैं, या जो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है उस पर कॉस्ट क्या आती है, इस पे कॉस्ट कितनी आती है, इस पर कॉस्ट कितनी आती है। फिर उन सब में हाईएस्ट कॉस्ट वाले को सेलेक्ट करोगे या मिनिमम से करना स्टार्ट करोगे? कौन से वाले को स्टार्ट करोगे? मिनिमम, कि सबसे ज्यादा फाइनेंस इसी मिनिमम से उठा लो। फिर ये लिमिट पूरी हो जाए तो इसके नेक्स्ट वाले पे आओ, फिर उसके नेक्स्ट वाले पे आओ, फिर उसके, जैसे तुम्हारे पहले पापा से लो सारे पैसे, पापा की लिमिट पूरी हो जाए फिर किसी और के पास ट्रांसफर हो, तो पापा वाली लिमिट पे क्या होता है? कॉस्ट मिनिमम होती है, तो पहले वो लो फिर अदर पे आओ। सही समझ में आया? अभी 2-4 पॉइंट अगर लिखना था तो कहीं अटका लो कि डिबेंचर इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस, या डिबेंचर कॉस्ट ऑलवेज बी मिनिमम बिकॉज टैक्स बेनिफिट, ऐसे भी लिख सकते हो। बस एमसीक्यूज में ऐसी बातें आएंगी, तो चीजें आपको समझनी जरूरी है। डिबेंचर इज चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। हाँ सर बताइए। सर आपने वो इनकम स्टेटमेंट वाला बताया था, उसे रिपीट कर दो एक बार रिपीट कर दीजिए सर। इनकम स्टेटमेंट आप इमेजिन कीजिए, उसमें ये बताइए कि आपने जो एक तो टैक्स नाम आता था, ऐसा नाम आता था या नहीं आता था? टैक्स इनकम स्टेटमेंट देखा कभी? एक डिबेंचर का इंटरेस्ट भी देखा होगा। तो पहले क्या आता था? पहले टैक्स आता था, उसके नीचे इंटरेस्ट लिखते थे, या पहले इंटरेस्ट लिख के फिर टैक्स लिखते थे? पहले इंटरेस्ट फिर टैक्स। तो इंटरेस्ट लगने के कारण प्रॉफिट कम आया, तो तभी टैक्स क्या आएगा? कम आएगा। तो ये टैक्स का बेनिफिट किसके कारण मिला? डिबेंचर के इंटरेस्ट के कारण मिला, तो डिबेंचर की कॉस्ट कम हुई। आया सीन समझ में? ओके। फिर बात आती है कैपिटल स्ट्रक्चर की। सुनो भाई, और अपन चैप्टर भी ऐसे ही पढ़ेंगे कि सारे चैप्टर के नाम है, तो अपन चैप्टर भी ऐसे ही पढ़ेंगे। पहले ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे। दूसरा था कैपिटल स्ट्रक्चर। अब ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जो मिनिमम सोर्स ऑफ फाइनेंस मिला तो आपको जितना फाइनेंस है वो सारा मिनिमम से मिल जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट भी रहेगी कि जैसे सर ने पढ़ा दिया क्या, जैसे मान लो शुरू की 2 क्लास ली उसने और 2 क्लास में उसको समझ में आया कि मुझे क्या लेना जीवन में,
लोन लेना है। अब क्लास छोड़ दी उसने, 2 लाइन उसके दिमाग में फिट है कि जीवन में हमेशा क्या लेना है, लोन। तो वो लोन लिए जा रहा है, वो क्या लिए जा रहा है, लोन। तो लाइफ में हमेशा लोन लेना भी बेकार है, क्योंकि आपने ह्यूज लोन ले लिया तो उस पर क्या आएगा, इंटरेस्ट। इसका मतलब अब तुम कमा रहे हो किसके लिए, इंटरेस्ट चुकाने के लिए। तो हर साल तुम्हें कमाना पड़ेगा, किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। और अगर नहीं कमाओगे तो और लोन लो, मतलब बारूद के ढेर पर हो तुम, कभी भी आग लगी तुम तबाह। जाहिर सी बात है, जब प्रॉफिट नहीं हुआ और लोन लोगे फिर लोन की लिमिट बंद। ये एक बात और बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम जितना चाहो उतना लोन मिल सकता है? बोलो भाई। आज आप इस सैटरडे को आप ऐसा करना, आप लिस्ट बनाना, जब एफएम पढ़ते हो तो प्रैक्टिकल लाइफ में लिस्ट बनाना कि कितने लोग आपको पैसे दे सकते हैं। ऐसे तो होंगे आपकी सभी के लिस्ट में है, चाहे घर वाले चाहे फ्रेंड जो भी, ठीक है। फिर संडे को उनको फोन करके उनसे पैसे मांगना, देखना एक लिमिट के बाद बंद हो जाएंगे वो, है ना। मम्मी भाई ऐसे ऊपर हो जाती है, जैसे आप 500 बोलते तो ठीक है, 500 दोबारा बोलना कितने चाहिए। मम्मी ऐसे बोलती है कौन है तू, ओके। तो समझ रहे हो। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि सोर्स ऑफ फाइनेंस में जो कैपिटल का रिसोर्स है, मतलब जो फाइनेंस है, क्या वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? थोड़ा जोर से बोलो। इसीलिए उसकी कॉस्ट हाई है, इसीलिए उसकी कॉस्ट क्या है भाई। तुम्हारी एक लिमिट है 2,000 रुपए तक की, तो 2,000 तक तो वो फ्री दे देगा। फिर आपको ना 5,000 का सुन अब ब्याज लगेगा। 2,000 तक तो अपना फ्रेंड वाला सीन था, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज्यादा पैसे चाहिए तो क्या लगेगा, क्योंकि वो फाइनेंस क्या है, लिमिटेड है। आगे नहीं समझे। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कुछ लीगल रिक्वायरमेंट भी है कि शेयर इश्यू करने पड़ेंगे। कंपनी स्टार्ट करनी तो शेयर इश्यू करने ही पड़ेंगे, लोन ऐसे नहीं मिलेगा। दूसरी बात और कि आपने सर ने पढ़ा दो दिया कि लोन लेना है, बाजार में कोई देता ही नहीं लोन। भाई आपने कोई नई कंपनी फॉर्म करी, एफएम पढ़ गया, क्या पढ़ गया, लोन लेना है, बाजार में गया बैंक के पास कि लोन दो, नहीं। अल्ले मतलब दुख सुख पाए पढ़ गया था कि जीवन में क्या लेना है, लोन। इसने मना कर दिया, दोबारा चलो उस मास्टर के पास, क्या पढ़ाया तूने, लोन नहीं दे रहा कोई। तो सीन क्या होता है कि जब तक आप अपने अंदर पोटेंशियल नहीं दिखाओगे, लोग आपके अंदर क्यों पैसा लगाएंगे, पागल थोड़ी लोग। या ऐसा थोड़ी है कि एफएम तो नहीं पढ़ी है, किसी और ने नहीं पढ़ी, या तेरा बड़ा मास्टर ज्यादा होशियार है, बाकी किसी मास्टर डपोड़ है। प्रैक्टिकल बात है। तो इसके लिए पहले आपको अपना बिजनेस में प्रॉफिट मेकिंग दिखाना पड़ेगा। तो आप दिखाओगे उसको कि देख भाई मेरे पास भी 10 लाख रुपए थे, वो मैंने इसमें डाल रखे, तो 2 लाख तो तू भी डाल सकता है। तब उसे विश्वास हुआ ना, उसने अपने पैसे भी इसमें डाल रखे हैं, तो मुझे भी क्या देना चाहिए, इसमें लोन देना चाहिए। समझ रहे हो बात। या मैं ऐसा प्रोडक्ट कई सालों से बना रहा हूं, प्रॉफिट मेकिंग है, या मेरे पीछे अंबानी का हाथ है, तो टेंशन मत ले, वो देखेगा, तब आपको लोन मिलेगा। ऐसे लोन नहीं मिलेगा। आप भी हाँ भरवाते हो ना, तो 500 रुपए दे, मैं नहीं दूं तो इनसे बात कर लिए करवा देंगे, तो वो वाला तभी लोन मिलता है, जैसे तभी मिलता है लोन। आप करना ट्राई, प्रैक्टिकली ट्राई करना। आपने लिस्ट बनाना कि 10 से 15 मेरे जानकार है, संडे को सबको फोन करना कि इतने इतने पैसे चाहिए या नहीं चाहिए। अब पता लगेगा आपकी लिमिट कितनी है ना, और उसके बाद चाहिए तो ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में आप कॉम्बिनेशन बनाओगे खुद के पैसे का और मार्केट के पैसे का, और बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट से पैसा लेना है तो पहले दिखाना पड़ेगा कि मैंने मेरा पैसा भी लगा रखा है। अब बिजनेस का उसूल कहते हैं, मैं बताता हूं, फिर आप क्यों नहीं रहे सर बिजनेस फिर करेंगे से। आप कभी कहते हो बाजार का पैसा लगाओ, कभी कहते हो कि बाजार के पैसे के लिए खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। चाहते क्या हो तुम, समझ में नहीं आ रहा। कल सर ने क्या कहा कि लोन लेना है, आज प्रूफ भी कर दिया कि लोन सस्ता पड़ता है, फिर तुम खुद ही कहते हो कि लोन हमें मिलता नहीं है। तो क्या करो, खुद का पैसा लगाओ। तो कॉन्ट्राडिक्शन मत करो ऐसे। तो सुनो, जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो इनिशियल पैसा आपको खुद का ही लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जब प्रॉफिट कमाना स्टार्ट करो ना, तो अपनी कैपिटल विड्रॉ करनी स्टार्ट कर दो। जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने बिजनेस में लगाए, 10,000 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, तो अब आप लोगों को दिखाओ, देख मैंने 1 लाख रुपए लगाया, कितना कमाया,
10,000, तो तू 50,000 तो लगा ही सकता है, तो तेरे को मिल जाएगा। तो वो आप पे बिलीव करके आप पे कितने लगाता है, तो इधर से आप ना प्रॉफिट विड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। जितना प्रॉफिट आप कमाते हो विड्रॉ कर लो। धीरे धीरे क्या होगा कि बिजनेस के अंदर या तो आपका प्रॉफिट रहेगा या मार्केट का पैसा रहेगा। अब आप रोज रात को चद्दर तान के सो, रात को आग भी लग जाएंगे बिजनेस में, तो आपका कुछ नहीं डूबेगा। किसका डूबेगा? मार्केट का। आया सीन समझ में? ठीक है। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ, नीचे नाम लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। ये अपन पूरी एफएम के दरमियान जो पढ़ने वाले हैं वो सारी बातें बता रहा हूं आपको। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताएगा आपको? कॉम्बिनेशन ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी। ये सर वीडियो अटक गई। सर आप दोबारा रुक गए। सर अब आप अटक गए। अब तो सर आप खतरनाक ही अटक गए। उनके नंबर है क्या आपके पास नीचे वालों के?